जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश का थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमारा थोड़ा सा यूनिट नंबर 7 रह गया था। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया था, उसको आज हम कवर करेंगे और नेक्स्ट जो है वो आज हम टेंसेस भी स्टार्ट करेंगे। वोकेबलरी वर्ड्स मीनिंग्स मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दी हैं, आप सब ये नोट कर लेंगे। और हमारे 3 पैराग्राफ्स रह गए थे लास्ट चैप्टर के, उसको स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 9 से। टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 7 द सुल्तान अहमद मस्जिद एंड पैराग्राफ नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। इट हैज़ इट्स ओन pulpit that used to be decorated with jade and roses. Paragraph number 10. The blue masjid has 6 minarets. 4 minarets stand, one each at 4 corners of the masjid. Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies, while other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. Last paragraph. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. The masjid is flooded with lights, and so are the hearts of the believers with divine love. Though much has been lost of the blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. The masjid is still one of the most visited monuments of the world. Translation की तरफ आइए। The royal room is situated, शाही कमरा is situated वाक़ है at the south east corner। साउथ ईस्ट, साउथ जनूब को कहते हैं जबकि ईस्ट मशरिक। साउथ ईस्ट मतलब जनूब मशरिकी। एट साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरिकी कोने में। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। शाही हुजरा या शाही कमरा जनूब मशरिकी कोने में वाक़ है। इट हैज़ इट्स ओन pulpit, इसका अपना मिंबर है। pulpit मिंबर को कहते हैं। दैट यूज टू बी डेकोरेटेड, जो कि सजाया गया है विद जेड एंड रोजेज़। जेड एक्चुअली एक कीमती पत्थर को कहते हैं, आमतौर पे इसको सब्ज़ पुष्म भी कहते हैं। एक कीमती पत्थर होता है। एंड रोजेज़ और गुलाब, ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन pulpit दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेज़। इसका अपना मिंबर है जो कि कीमती पत्थर, सब्ज़ पुष्म और गुलाब से सजाया गया है। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 minarets। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, ठीक है। 4 minarets स्टैंड, वन ईच एट द 4 corners ऑफ द मस्जिद। 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों में वाक़ हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड minarets, पेंसिल शेप्ड कहते हैं पेंसिल की तर्ज का, मखरूती शक्ल, ऊपर से बारीक होता है जैसे पेंसिल तराशी हुई होती है, ठीक है। मखरूती शक्ल या पेंसिल की तर्ज का। हैज़ 3 balconies, चारों मखरूती शक्ल के मीनार, चारों मखरूती शक्ल के मीनारों में 3 बाला खाने हैं। बैल्कोनीज़ कहते हैं बाला खाने। आमतौर पे आपने मसाजिद में देखा होगा, जो मीनार होता है उसके बिल्कुल टॉप पे देखें तो एक छोटा सा गैप होता है, वहाँ पे कमरा टाइप बना होता है और इस तरह से मेहराब टाइप बना होता है, सर्कल जो है उसको बाला खाना कहते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड minarets, हर एक पेंसिल की तर्ज का मीनार हैज़ 3 balconies के 3 बाला खाने हैं। वाइल द अदर 2 एट द एंड ऑफ द forecourt, जबकि दूसरे 2 मीनार सामने के सहन के आखिर पर वाक़ हैं। हैव ओनली 2 balconies, उनके 2 बाला खाने हैं। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स, टूरिस्ट कहते हैं सियाह को, सैर करने वाले को। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स, सियाहों की बहुत ज़्यादा तादाद। एंड टर्क्स, टर्क तुर्की को कहते हैं, जो तुर्क लोग हैं तुर्की में रहने वाले। यहाँ पे टर्क्स लिखा हुआ है, प्लूरल यूज़ किया गया है। एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क, पार्क में इकट्ठे होते हैं। फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के बिल्कुल सामने। टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज,
कॉल फॉर द प्रेयर या कॉल टू द नमाज, इसका मतलब होता है अजान, ठीक है। लिसन सुनने के लिए, द कॉल टू द इवनिंग नमाज शाम की नमाज को सुनने के लिए। ट्रांसलेशन देखें, इन द इवनिंग शाम के वक्त, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज। शाम के वक्त तुर्क और सियाहों की बहुत ज़्यादा तादाद मस्जिद के सामने वाले पार्क में मगरिब या शाम की अजान सुनने के लिए जमा हो जाती है। द मस्जिद इज़ फ्लडेड मतलब क्राउडेड, पुरहजूम, भर जाती है, ठीक है, विद लाइट्स रोशनियों से, एंड सो आर और इस तरह से हर्ट्स ऑफ द बिलीवर कहते हैं ईमान रखने वाले, यकीन रखने वाले, यहाँ बिलीवर्स का मतलब है मोमिन, ठीक है। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, मस्जिद रोशनियों से भर जाती है, एंड सो आर द हर्ट्स ऑफ द बिलीवर्स और इस तरह से मोमिनों के दिल विद डिवाइन लव। डिवाइन मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, डिवाइन इल्हामी को कहते हैं, लव मोहब्बत, और इस तरह से मोमिनों के दिल इल्हामी मोहब्बत से भर जाते हैं। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट, अगरचे हैज़ बीन लॉस्ट कहते हैं गुम हो गया, ठीक है, गुम हो गया है, ऑफ द ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद का, ओवर द ईयर्स सालों के गुजरने के साथ, साल के बाद, ठीक है, येट ताहम इट हैज़ नॉट लॉस्ट अभी तक इसने नहीं खोया है, द लव ऑफ इट्स विजिटर्स अपने सियाहों की मोहब्बत, ठीक है। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स। साल के बाद अगरचे नीली मस्जिद ने बहुत कुछ खोया है, मगर अभी भी इसने अपने सियाहों की मोहब्बत नहीं खोई है। द मस्जिद इज़ स्टिल अभी तक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड, मोस्ट कहते हैं सबसे ज़्यादा, विजिटेड सैर की जाने वाली, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सबसे ज़्यादा सैर की जाने वाली, मोनूमेंट्स मैंने बताया था यादगार को कहते हैं, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की। द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मस्जिद अभी भी दुनिया की सबसे ज़्यादा सैर की जाने वाली यादगारों में से एक है। हमारा यूनिट नंबर 7 यहाँ पे ख़त्म होता है। वोकेबलरी बोर्ड पे लिखी हुई है, ये आपने नोट कर लेनी है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज में ज़रा आंसर क्वेश्चन की तरफ आइए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज़ द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है? फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है। मैं आपको अपने वर्ड्स में बताऊंगा, बट आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताना होगा, ठीक है। वो इसलिए नीली मस्जिद कहा जाता है कि उसमें नीली टाइलें लगाई गई हैं, दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो कि उसके अंदरूनी हिस्से को क्या करती हैं, डेकोरेट करती हैं, इल्यूमिनेट करती हैं, इम्बेलिश करती हैं, खूबसूरत करती हैं, जिसकी वजह से उसको नीली मस्जिद कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। मस्जिद का माहिर तामीर किस को मुकर्रर किया गया था? सदफ़हार महमद आगा वाज अपॉइंटेड एज द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, इसको आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे 2 to 3 सेंटेंसेस में। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आइए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द हैंगिंग अ हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट। सहन के दाखिली हिस्से पर भारी लोहे की जंजीर लटकाने का मकसद क्या था? अ हैवी आयरन चेन इज़ हंग एट द एंट्रेंस। दाखिले पर एक भारी चेन लटकाई गई थी, किस लिए लटकाई गई थी? ताकि जब भी सुल्तान दाखिल हो तो वो उसके नीचे से गुजरे और अपना सर झुका के गुजरे। और इसका मकसद क्या था कि बादशाह या रूलर की जो इनकसारी है उसको अल्लाह ताला के सामने यकीनी बनाया जा सके। इसका मकसद ये था। आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा लगता था, इसके बारे में आपने बताना है। सारा 2 to 3 पैराग्राफ्स में ये बताया गया है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक द मदरसा एंड द होस्ट पीस वर पार्ट ऑफ द मस्जिद।
आपका क्या ख्याल है कि मदरसा और हॉस्पिस कहते हैं सराय खाना या मुसाफिर खाना? अब तो हमारी मसाजिद में नहीं है, रिवाज भी नहीं है, पहली मसाजिद में होता था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो वो पूछ रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि ये मस्जिद का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपने बताना है। हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया? मस्जिद आगा सोफिया, ये इसका जिक्र भी किया गया चैप्टर में, ये किसने बिल्ड की थी इसके बारे में भी आपने बताना है। मुस्लिम्स आर्किटेक्ट थे। ये हमारे आंसर क्वेश्चन थे और यूनिट नंबर 7 हमारा ख़त्म हुआ। जो चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं क्वेश्चंस उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद? नीली मस्जिद की तामीर शुरू किसने की थी, ये आपने बताना है। उसके बाद है थर्ड पैराग्राफ में, इन हुज रेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद कम्प्लीटेड? किसके दौर में नीली मस्जिद की जो तामीर है वो मुकम्मल की गई थी? नीली मस्जिद की तामीर मुस्तफ़ा, आई थिंक मुस्तफ़ा 1 के दौर में मुकम्मल हुई थी 1616 में, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5 में देखिए, फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर? यही क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में भी पूछा गया है, यहाँ चैप्टर में भी गिवन है कि भारी लोहे की जंजीर क्यों लटकाई गई थी। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि पैराग्राफ नंबर 9 में गिवन है, वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? रॉयल रूम, शाही हुजरा या कमरा किस जगह पे वाक़ था? द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है, जनूब मशरक़ी कोने में मस्जिद के वाक़ था। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 7 ख़त्म होता है और आज इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपनी टेंसेस स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कंप्लीट करें। आइए टेंसेस की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस कहते किसको हैं? टेंस का मतलब होता है ज़माना, ठीक है। ज़माने की हालतें कितनी होती हैं? 3 हालतें होती हैं ज़माने की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। पास्ट माजी जो हमारा गुजर चुका है, प्रेजेंट मौजूदा जिस हाल में इस वक्त हम मौजूद हैं, एंड द फ्यूचर जो आने वाला है जो हमने अभी देखा नहीं है। टेंस ज़माने को कहते हैं। इसकी 3 किस्में होती हैं, 3 हालतें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ठीक है। हम फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट को लेके चलेंगे, इसको डिस्कस करेंगे जो मौजूदा है हमारा। तो प्रेजेंट में हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है और इसकी पहचान क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको कैसे इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं, ये सारा हम आज के लेक्चर में देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट फेल हाल मुतलक उर्दू में कहते हैं, ठीक है, मौजूदा प्रेजेंट। उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में, आप साथ साथ नोट करते जाएंगे, उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में इसकी पहचान बता रहा हूँ, रिकॉग्निशन क्या है इसकी, हमें कैसे पता चलेगा किसी सेंटेंस को देख के ये कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। उर्दू फिकरात या सेंटेंसेस के आखिर में ता है, टी है, ते हैं वगैरह आता है, ठीक है। हर वो उर्दू का सेंटेंस जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। ये उसकी पहचान हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको डेवलप कैसे करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फ़िक्रा लिखता हूँ, वो स्कूल जाता है, ठीक है। इसके एंड में क्या आ गया हमारे पास? ता है। इसका मतलब है ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। इसी तरह मैं एक और लिखता हूँ सेंटेंस, हम खाना खाते हैं। इसके एंड पे क्या आ गया हमारे पास? ते हैं।
तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। इसी तरह सलमा सलमा गाना गाती है, इसके आखिर में क्या आ गया हमारे पास, ती है, ता है, ते हैं, ती है वगैरह, कोई भी आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं आप। जी, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन होता है, द पर्सन हु वर्क्स, जो काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगा, बट वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। वर्ब की हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड इन द लास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मैं सिंपल एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसी को ले लेते हैं, वो स्कूल जाता है, ठीक है। हम लेते हैं सबसे पहले हमारे पास स्कूल जाता कौन है, वो, काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वो, ही। मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट ही। सेकंड क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ रही है, वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या होता है, जो एक्शन होता है, जो काम किया जाता है, उसको वर्ब कहते हैं। यहाँ पे वो कर क्या रहा है, जा रहा है, स्कूल जाता है, ठीक है। जाना क्या है, उसका काम है, वर्ब है। और जाने की इंग्लिश क्या होती है हमारे पास, गो लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कहाँ जाता है, स्कूल। स्कूल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे स्कूल लिख लेता हूँ। अभी ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, सिंपली मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा था मेन, उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। बट अब इसमें हम आएंगे कंडीशंस पे, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखिए कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज सच नहीं लिख देनी, उसको चेक आउट करना है। वो कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद अगर हमारे पास सब्जेक्ट, गौर से सुनिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन होते हैं, अब मैंने आपको शायद बताया था एक शुरू के लेक्चर्स में, थर्ड पर्सन हम कहते हैं ऐसा शख्स जो यहाँ मौजूद ना हो, और सिंगुलर का मतलब एक हो, ही, शी, इट, दैट, ठीक है, इसको कहते हैं। असलम, अकरम। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक हो, सिंगुलर हो, ठीक है, या थर्ड पर्सन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। यहाँ पे भी शोर नहीं किया आपने, एस भी कर सकते हैं, ई एस भी कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे एस का इजाफा कहाँ पे करते हैं और ई एस का इजाफा कहाँ पे करते हैं। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। जी, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब ये देखना है एस और ई एस का इजाफा क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ठीक है। इस केस में अगर वर्ब के आखिर में, ठीक है, हमारे पास जाना, सोना, उठना, भागना, दौड़ना, लेटना, सब वर्ब्स है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या आ रहा है, गो। अगर तो वर्ब के आखिरी लेटर, उस वर्ब का आखिरी लेटर ओ, एस, ठीक है, एक्स और ई एस, ई एक्स
वगैरह हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES का इजाफा करते हैं। ठीक है, अब ज़रा दोबारा से देखते हैं। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट की हमने पहचान देखी, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ आए। स्ट्रक्चर में देखिए हमने बात की कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे। हमारे पास एक सेंटेंस था, हमने कहा वो स्कूल जाता है, हमने आइडेंटिफाई किया कि ता है आखिर में आ गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। आइए इसका स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ही लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी गो, एंड आफ्टर दैट स्कूल। ठीक है, हमने ये कहा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या एस का इजाफा भी किया जाएगा, मगर कहाँ किया जाएगा? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक होगा या थर्ड पर्सन होगा, तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि एस कहाँ पे करेंगे और एस कहाँ पे लगाएंगे। हमने कहा जब हमारे पास वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो ओ एस एक्स ई एक्स वगैरह होगा, तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ हमारे पास गो आ रहा है, द लास्ट लेटर इज ओ, इसके साथ हम ई एस लगाएंगे। एंड यू नो कि गो के साथ हमेशा टू आता होता है, तो ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी बात हमने की थी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। अगर तो प्लूरल होगा तो फिर ये केस आएगा ही नहीं, फिर हमें एस या ई एस नहीं लगाना। इसी तरह का एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हम बात करते हैं तुम खाना खाते हो। ठीक है, आइए इसको डेवलप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? तुम खाना खाते हो, ते हो आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। इसको डेवलप करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? तुम यू लेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट है दैट इज यू। ओके, खाना ईट। ठीक है, खाना इसको सॉरी फूड, एंड खाना जो दूसरा खाना होता है, खाने को खाना ईट कहते हैं। तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यू ईट, क्या खाते हो? खाना, फूड। ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो। हमारे पास इस वक्त सब्जेक्ट जो है तुम, पता नहीं तुम में कितने लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, काफ़ी सारे हैं। एंड हमेशा ये बात याद रखिएगा, जहाँ बात तुम की आएगी या यू की आएगी वो हमेशा प्लूरल ही कंसीडर होगा। आमतौर पे उर्दू में जब हम किसी से मुखातिब होते हैं, किसी एक शख्स से जो हमारे सामने होता है, तो उसको भी तुम कह के बुलाते हैं या आप कह के बुलाते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस डेवलप करते वक्त, ठीक है, हम जब भी यू आएगा उसको एज अ प्लूरल लेना है। इस बात में कभी भी गलती नहीं करनी कि उसको सिंगुलर कंसीडर नहीं करना। यू प्लूरल, ईट हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, फूड ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ पे हमने एस और ई एस का कोई सीन नहीं है, बिकॉज हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल हमने स्ट्रक्चर देखा, और उसके बाद हमने क्या किया? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसको चेक किया। अब इसके नेगेटिव की तरफ आते हैं और इसका स्ट्रक्चर दोबारा देखते हैं। जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर में ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं हमारे, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें हम कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। लेकिन जब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव फिक्रात की, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगेन वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी स्ट्रक्चर एज सच रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। मैं वही सेंटेंस ले लेता हूँ, तुम खाना खाते हो, मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, तुम खाना नहीं खाते हो। ठीक है, तुम
खाना नहीं खाते हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आएगा तुम, यू, उसके बाद मैंने बात की है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास कौन सा यूज होगा? हमेशा ये बात याद रखिए कि डू एंड डज, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है, डू। ठीक है, ये डज जो है ये डू के आखिर में ओ आ रहा है तो ई एस लग रहा है। आगे हम इसको देखेंगे तो सारी समझ आ जाएगी कि डू कब लगेगा और डज कब लगेगा। ठीक है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज हैं, हमने सब्जेक्ट लगाया यू, आफ्टर दैट ये आएगा। अब एक बात याद रखिए कि इसमें भी वही सीन है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक है, और अगर सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज। एक्चुअली जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हम लगाते तब भी डू ही हैं। सपोज अगर मेरे पास होता ही, ठीक है, हमने ये बात की कि तुम खाना नहीं खाते हो, वो खाना नहीं खाता है, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट लगाता ही, उसके बाद मैं लगाता यहाँ पे डू ही लगाता। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि अगर थर्ड पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा, और एस या ई एस का इजाफा यहाँ पे चूँकि ओ आ रहा है इसके आखिर में तो हम ई एस लगाते हैं, इसीलिए ये डज बनता है। सो आप ये बात याद रखेंगे कि जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। हमारे पास यहाँ इस सीन में, इस केस में जो है वो प्लूरल आ रहा है तो हम यहाँ लगाएंगे डू। ठीक है, नेगेटिव है नॉट लगाएंगे सिंपल, यू डू नॉट, खाना खाना ईट होता है, एंड खाना फूड, यू डू नॉट ईट फूड, आप खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस जो है वो डेवलप हो गया एक, कि तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मैं मैं यहाँ लिखता हूँ मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ। ताहू आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं की बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस है। डेवलप करते हैं, आइए। फर्स्टली सब्जेक्ट आई आ गया हमारे पास, आई के साथ हमेशा डू आएगा, ये बात हमेशा जहन में रख लीजिए, आई के साथ हमेशा डू आएगा। अगरचे आई जो है वो एक सिंगुलर के तौर पे होता है, द स्पीकर इज़, आई इज़ द स्पीकर, मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हूँ आई, लेकिन आई के साथ हमेशा डू आएगा। और जो टेंसेज हैं उसके केस में डिफरेंट है, इसके अपने हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं कई जगह पे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डू, आई डू, नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट। हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट दोनों आ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए थे। पढ़ाना की क्या होती है, टीच, आई डू नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टीच। ठीक है, क्या है, फिजिक्स ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट टीच फिजिक्स, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में पॉजिटिव, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के इंट्रोगेटिव और सवालिया और मनफी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो इकट्ठे होते हैं, फॉर एग्जांपल तुमने ये काम क्यों नहीं किया है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव जो कि हमारे सवालिया फ़िक्रात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए कि आप अपनी पीटीबी की ग्रामर की जो बुक है उसको ओपन कीजिए और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ब्स याद कीजिए। खाना, सोना, उठना, जागना, पीना, दौड़ना, इस तरह के जितने भी हैं एटलीस्ट अगर आप 20 फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्कुल इजी हैं बिकॉज इनके जो रूल हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। ठीक है, मोस्टली जो हैं
वो सपोज़ अगर है जो है ऐड जमा करना, तो उसके साथ ईडी का इजाफा करके बाकी 2 फॉर्म्स बनाई गई हैं। फर्स्ट ऐड है जमा होना, जमा करना, एडेड, इस तरह की। अगर आप कम से कम कोशिश करें कि 20 जो वर्ब्स हैं वो डेली के लर्न करें अच्छी तरह से, उनकी स्पेलिंग्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन एंड उनकी तीनों की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो भी याद कीजिए। इसकी मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस कीजिए। इसकी असेसमेंट शीट्स में भी आप देखिएगा। और असेसमेंट शीट्स में एक और बात, मैंने असेसमेंट शीट जो इसकी बनाई है उसमें जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आई थिंक, उसमें मैंने ब्रैकेट में हर सेंटेंस की इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इसको किसके अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप करना है, बनाना है, कन्वर्ट करना है। एक मैंने सेंटेंस लिखा है तो आगे ब्रैकेट में लिख दिया है नेगेटिव बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, या इसको किसी और टेंस में करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हर सेंटेंस को आपने देख के डेवलप करना है। आज का लेक्चर ख़त्म होता है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।